बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकतर नागरिक कृषि पर ही निर्भर हैं। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम किसानों की जितना हो सके उतनी मदद करें नई जानकारियाँ दे करके। तो आज भी हमारे पास कुछ नई जानकारियाँ हैं आपको देने के लिए। उनको देने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए किसान पा सकते हैं अनुदान। मुर्गियों को रानीखेत और गंबोरो जैसी बीमारियों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। खेतों में मेड़ का निर्माण आसानी से करता है ब्रांड फार्मर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही उत्तम पद्धति है, परंतु इस सिंचाई पद्धति की लागत राशि अधिक होने की वजह से यह आम किसानों की पहुंच से बाहर है। परंतु राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार योग्य किसानों को ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए एक योजना के तहत अनुदान देती है। किसान भाइयों, आने वाले खरीफ के फसलों में अच्छी पैदावार के लिए अभी अपने खाली पड़े खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। खरीफ फसलों की बुआई से पहले गर्मियों में ही खेत की गहरी जुताई कर कुछ दिन छोड़ देने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। ग्रीष्मकालीन जुताई के और भी फायदे हैं, जैसे अनावश्यक खरपतवार नहीं उगते, हानिकारक कीटों का नाश होता है इत्यादि, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों जैसे नेनुआ और झींगी की फसल लगा सकते हैं। झारखंड के परिवेश में नेनुआ और झींगी की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जियों में नेनुआ और झींगी हमारे प्रदेश में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। जो कृषक नेनुआ झींगी लगाना चाहते हैं वे नेनुआ की स्वर्ण प्रभा और झींगी की स्वर्ण उपहार नामक प्रभेद लगा सकते हैं। इनके 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 80 से 120 क्विंटल तक नेनुआ या झींगी की उपज पाई जा सकती है। वर्तमान समय यानी गर्मी में मुर्गी पालकों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय मुर्गियों में रानीखेत एवं गंबोरो जैसी बीमारियां लगने की संभावना रहती है। इन बीमारियों से मुर्गी की रक्षा के लिए एक तो टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, साथ ही संतुलित दाना मिश्रण देना उचित होता है। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेतों में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनवाने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान ब्रांड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण को ब्रांड फार्मर कहते हैं। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण करने के लिए इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जाते हैं। ब्रांड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार।
तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में और मौसम के हाल के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही कृषि संबंधित कुछ नई नई जानकारियाँ भी आपको मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है मक्का में रोग एवं कीट प्रबंधन। बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो मक्के की खेती करते हैं लेकिन कीट और रोगों से काफ़ी फसल बर्बाद हो जाता है और उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं फीचर कि कैसे उनको रोगों और कीटों से बचाया जाए। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन हैं
वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में मक्का की खेती की जा सकती है। अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। किसान थोड़े ध्यान दें तो अधिक मुनाफा ले सकते हैं। आज हम केवी के रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मक्का में रोग एवं कीट प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मक्के में कौन कौन से कीट वगैरह लगते हैं, इसके बारे में बताएं और उसका निदान भी बताएं। मेरी तरफ से भी किसान भाइयों को जोहार। किसान भाइयों, मक्का जब हम लोग किसान खेत में लगाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में उसमें जो हमारा तना बेधक है उसका प्रकोप देखा जाता है, जो 2 से 4 पत्तियों की अवस्था में है। उस अवस्था में अगर उसका हम लोग नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो पूरा पौधे को मार देता है, उसके गाभे में वो नुकसान, उसका पिल्लू खा जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए अगर किसान भाई बुवाई के समय इमिडाक्लोपिड जो कीटनाशक है उससे अगर 1 से 1.5 ml प्रति किलोग्राम बीज का अगर उपचार करके बुवाई करते हैं तो उससे फसल के अंकुरण के 15 से 20 दिन तक आसानी से बचा जा सकता है। और दूसरा, अगर 2 से 4 पत्तियों के अवस्था में अगर उस तना बेधक का प्रकोप दिखाई देता है तो किसान बंधु एक दवा आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या फिर फिप्रोनिल फिप्रोनिल ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स जो कीटनाशक है उनके 2 से 4 दाने अगर उसके गाभे में डाल देंगे तो उस कीट पर हम लोग पूरी तरीके से उसका जनसंख्या को, उसके नुकसान को हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है तो उसके बाद अभी हाल ही में देखा गया है कि एक और जो विदेशी कीड़ा है जो बहुत ही तबाही मचा रहा है, जिसको हम लोग फर्जी पड़ा जो बोलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। मक्का चूँकि कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत होने के साथ ही एक स्वादिष्ट फसल भी है, जिसके कारण कीटों की परेशानी भी होती है। लिहाजा रोग और कीट प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। जो रोग लगते हैं तो जो कीड़ा, जो दूसरा कीड़ा मैं बता रहा था, उसके लिए अगर घुटने तक की अवस्था हो जाती है, उस समय अगर उसका प्रकोप दिखाई दे तो उसमें किसान बंधु गाभे में रेत जो बालू होता है, बालू को डालें और उसके बाद एबामेक्टिन बेंजोइट नामक जो कीटनाशक है उसका प्रयोग करें। उसी अवस्था में देखा गया है कि पत्ते की जो मक्के की जो पौधे हैं वो तना गाभे में गलन शुरू हो जाती है और जड़ के पास भी वो पौधा जैसे ही बारिश होती है गल कर गिर जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉक रोट। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास बाज़ार में जो दवा है वो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, ये जो दवाएं हैं इनका अगर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर हम लोग घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग बुवाई करते हैं उस समय अगर हम लोग बीज उपचार करेंगे तो इनके प्रकोप से या इसके आक्रमण से हम अपनी फसल को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। मेरा प्रश्न भी वही था कि जितने कीट या रोग जो है पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि जब किसान खेती में मक्का की खेती कर रहा हो तो उससे पहले कुछ ऐसा निदान कर ले कि इस तरह से कीट या रोग का प्रकोप कम से कम हो या ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि इसके लिए हमको ध्यान देना होगा। जब हमारी फसल की रोपाई होती है उसी समय से हमारे पास जो एक नीम हमारे पास उपलब्ध है, उस नीम का अगर हम लोग एक स्प्रे करते हैं तो प्रारंभ एक प्रिकॉशनरी स्प्रे अगर हम लोग करते हैं तो उसमें लगने वाले कीड़ों से हम लोग काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। दूसरा, जो ट्रैप जिसको हम लोग गंधपास, जो बायोलॉजिकल जैव कंट्रोल में गंधपास, उस गंधपास को भी अगर हम लोग अपनी खेत में लगाएं तो तना बेधक के पिल्लू को हम लोग, उसकी तितली को अगर हम लोग उसको कंट्रोल, उसकी संख्या को हम लोग पकड़ सकते हैं, जिससे उसको कंट्रोल करने में आसानी हो। रोग बढ़ने से पौधे का विकास रुक जाता है। ऐसे में खेत की तैयारी के वक्त ही खेत की सफाई कर उसकी गहरी जुताई करने के बाद तेज धूप लगने के लिए खेत को खुला छोड़ देना चाहिए। जैव कीटनाशक हमारे पास कई उपलब्ध हैं, जैसे कि बवेरिया बासियाना है या न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस है, ये NPV, ये हमारे जितने भी तना बेधक जितने भी कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में सक्षम हैं। तो ये NPV वायरस है और या जो हमारा
बावेरिया बासियाना है, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे और अपने पर्यावरण को भी हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे। अच्छा, ये जो भी तकनीक है वो क्या किसान भाइयों के लिए कोई खर्चीला तो नहीं होगा? नहीं, जो रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है उसके मुकाबले ये काफ़ी हद तक सस्ते हैं। और अगर देखभाल की बात की जाए तो मक्का में किस प्रकार की देखभाल हो ताकि उसके दाने पुष्ट हो और फलन बेहतर मिल पाए? हाँ, मक्का के बारे में कहा जाता है कि मक्का को 4 से 5 बार उर्वरक की आवश्यकता होती है खड़ी फसल में। तो एक तो मक्का की जैसे ही 4 पत्तियाँ बन जाती हैं, जब उसकी निकौनी करते हैं उस समय उसको यूरिया की मात्रा का छिड़काव करें। जितना रिकमेंडेड डोज है जनरली 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और उसका 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का आधा हिस्सा बुवाई के समय और बाकी हम लोग रख लेते हैं। तो बाकी जो 60 किलोग्राम बचता है उसको हम लोग 3 से 4 बार अगर हम लोग दें, पहला 3 से 4 पत्तियां होने पर, दूसरा घुटनों की बराबर घुटनों तक उसकी ऊंचाई होने पर, तीसरा गाभा फूटने से पहले और चौथा बाल बनते समय। तो इन 4 बार अगर हम लोग यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारी उपज में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा कि मक्का की खेती को रोग और कीटों से कैसे बचाएं और कैसे अच्छी फसल तैयार करें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी की ओर। तो आज की हमारी जो अगली जानकारी है, कम पानी में सिंचाई कर अधिक उत्पादन। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पानी की काफ़ी कमी है और कृषि कार्यों में पानी की तो काफ़ी आवश्यकता होती है, बहुत ही पानी चाहिए होता है। तो कम पानी में आप कैसे अच्छे सिंचाई कर सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से, मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो हमारे देश में जो भी कृषि होती है मानसून आधारित कृषि होती है और मानसून कभी समय से पहले आ जाता है और समय के बाद भी कभी कभी आता है और बीच का जो समय अंतराल होता है वो काफ़ी सूखा पड़ जाता है। ऐसे में खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं, ये पठारी क्षेत्र है, वर्षा तो अच्छी होती है लेकिन वर्षा रुक नहीं पाती है क्योंकि पठारी क्षेत्र तो पानी बह के निकल जाता है। ऐसे में हमारे किसान के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि वो कृषि के किस सिंचाई तकनीक से खेती करे ताकि उनकी उत्पादन बढ़े। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारपलांडू में और हमारे साथ यहाँ के श्री विजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि कम पानी में सिंचाई कर उत्पादन किस तरीके से बढ़ाएं। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम वर्तमान कृषि की बात करते हैं तो अभी जो है कम से कम पानी में सिंचाई कर उत्पादन किस तरीके से बढ़ाएं, सिंचाई का कौन सा तकनीक हमारे किसान अपनाएं ताकि उनकी पानी भी कम खर्च हो और उत्पादन पे इसका कोई असर नहीं पड़े। किसान भाइयों, सिंचाई की बात अगर करते हैं तो सिंचाई जो है फसल के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। खासकर गर्मी के दिनों में या उस समय में जिस समय जो पानी की समस्या होता है उस समय जो है आप माइक्रो इरिगेशन जो है, सूक्ष्म सिंचाई विधि जो है वो अपनाते हैं। इसमें जो है टपक सिंचाई विधि जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि जिसे फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं, इन तकनीक का अगर इस्तेमाल करते हैं, इन सिंचाई विधियों का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो कम पानी में किसान भाई जो है अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। टपक सिंचाई विधि के अंतर्गत जो है, टपक सिंचाई विधि में क्या करते हैं कि पानी जो है प्लास्टिक के पाइप के द्वारा जो है पौध के जड़ के पास जो है बूंद बूंद करके गिरता है। इसमें पानी का जो है वेस्टेज जो है 90% बचाया जा सकता है और कम पानी में जो है फसल जो है आपका अच्छा हो सकता है। इस विधि में जो परंपरागत तरीका से जो हम जब सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं। क्यारी में फसलों को लगाते हैं या बेड बना के फसलों को लगाते हैं तो 2 बेड के बीच का जो दूरी होता है, नाली होता है, उस नाली में हम पानी को भरते हैं और उस पानी का जो है 10 से 20% पानी ही जो है पौध ले पाता है। बाकी का 80% पानी जो है यूं ही वेस्ट हो जाता है, चाहे वो जो है इवोपरेट करके बाष्पीकरण के द्वारा नष्ट हो जाता है या जो है पानी लीच करके सींच कर जो है बाहर निकल जाता है। जब पानी लीच करता है तो उसके साथ जो हम जो पौधों को जो पोषक तत्व देते हैं वो भी जो है बहकर जो है पानी के साथ निकल जाता है, जिसके चलते जो है पौधों को जो है फसलों को जो है पोषक तत्व की कमी हो जाता है और उसका असर जो है पौध के जो है उत्पादन पे पड़ता है। इस विधि में जो है पानी के साथ साथ जो है हम रासायनिक उर्वरक को भी जो है पौध के जड़ तक पहुँचाते हैं। जैसे आजकल जो है पानी में घुलनशील खाद जो है NPK 19-19-19 या जो है आपको फास्फोरस देना है तो 0-60-50 या आपको पोटास देना है तो 0-0-50 जो है पानी में घुलनशील खाद जो है इस विधि के द्वारा फर्टिलाइज़र टैंक के द्वारा जो है पौधों को जड़ तक पहुंचाते हैं। इस विधि से जब हम पानी के साथ उर्वरक देते हैं तो वो उसका समय उचित समय में और उचित मात्रा में जो है फसल को जो है
पोषक तत्व मिल जाता है, जिसके चलते पौध में जो है तनाव नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है कि उसमें जो है उसका बढ़वार जो है तेज़ी से होता है, उसमें ब्रांचेज ज़्यादा आता है, उसमें फूल फल ज़्यादा लगते हैं और नतीजा होता है कि फसल का पैदावार जो है में गुणात्मक वृद्धि हो जाती है। ये तो आपने टपक सिंचाई की विशेषताओं के बारे में बताया कि अगर टपक सिंचाई हमारे किसान करते हैं तो किस तरीके से उनको फ़ायदा होता है, पानी की बर्बादी कम होता है, पूंजी की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और जो पानी जो बेवजह बर्बाद होता था उसमें कमी आती है। अगर हम टपक सिंचाई की बात करते हैं, झारखंड में मुख्य तौर पर सब्जी की खेती यहाँ के किसान लोग करते हैं, कैश क्रॉप के रूप में करते हैं, तो कौन कौन सी सब्जी की खेती टपक प्रणाली के द्वारा की जा सकती है और किस तरीके से की जाए? किसान भाइयों, टपक सिंचाई विधि या ड्रिप इरिगेशन विधि द्वारा जो है फलदार वृक्ष के साथ साथ सब्जी की सारी फसलों, जैसे है टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, झिंगी है, करेला है, तरबूज है, मतलब सारे सब्जियों की खेती जो है टपक सिंचाई विधि द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई क्या करते हैं कि जो है रीज बेड करते हैं, बेड को जो है 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा उठा लेते हैं और उसमें जो पाइप जो हम जिस बात कर रहे हैं लैटरल को जो है उस पर बिछा देते हैं। लैटरल में जो है बूंद बूंद करके पानी जो है गिरता है और उस पानी से जो आप सिंचाई करते हैं तो उससे जो है फसल का पैदावार बढ़ता है। इस विधि के द्वारा जो है जब हम पानी देते हैं तो पानी चूँकि पौधा के जड़ में देते हैं और उसके अगल वाला भाग जो है उस मिट्टी जो है सूखा रह जाता है, तो इसमें खरपतवार का जो है ग्रोथ नहीं होता है, ब्रीड जो है नहीं आता है, जिससे जो है खरपतवार में जो खर्च आता है उससे भी बचा जा सकता है। बात करते हैं और ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि ड्रिप के माध्यम से यहाँ के किसान धान की भी खेती कर सकते हैं? देखिए, ड्रिप इरिगेशन में जो है धान की खेती पे थोड़ा सा संभावना कम बनती है। अगर आप DSR करते हैं, डायरेक्ट सोइंग राइस करते हैं, और उसमें जब आप लैटरल बिछा के अगर कर सकते हैं, अगर इसमें आप फव्वारा विधि से अगर करते हैं, गर्मी के मौसम में अगर फव्वारा करते हैं तो उसमें पानी जो है ऊपर जाता है और कृत्रिम बारिश के रूप में नीचे गिरता है, तो उस तरह स्प्रिंकलर विधि द्वारा जो है धान की खेती की जा सकती है। लेकिन टपक सिंचाई विधि में जो है सब्जियों की फसल, दलहनी फसल या अन्य जो है अनाज की फसल जो है जैसे मक्का है, मूंगफली है, ये सब फसलों की खेती जो है आप कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि टपक सिंचाई करने के लिए खेतों में एक पूरा पाइप से बिछाया जाता है, तो कि मैं जो यहाँ के किसान जो हैं मतलब टपक सिंचाई यहाँ के लिए काफ़ी नया है, तो किसानों को कहीं ना कहीं संकोच है कि किस तरीके से करना है, पाइप को किस तरीके से बिछाना है, जड़ के पास कितना छेद करना है, तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, या अगर दूरदर्शन के माध्यम से वैसे किसान जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो किस तरीके से खेत में बिछाना है, कितनी दूरी पे मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होगी, कितना उसमें पाइप में कितना छेद करना है, इसकी कोई माप भी है क्या? किसान भाइयों, ड्रिप इरिगेशन विधि जो है, इस विधि में जो है आपका जो है एक सेट जो है आपको जो है भारत सरकार द्वारा जो है इसमें 90% सब्सिडी के द्वारा जो है उपलब्ध है, और इसमें जो है मात्र 10% जो है 1 एकड़ ज़मीन में 70,000 रुपया लगता है। इसमें मात्र 7,000 रुपये ही किसानों को देना पड़ता है, बाकी का जो है पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो सब्सिडी के रूप में देती है। तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ड्रिप इरिगेशन का काम करता है, वो आपके खेत में जो है इस पाइप को बिछा देता है। उसके लिए जो है आप जो है बेड बनाते हैं और बेड में इस पाइप को बिछा देते हैं। इसमें जो है ड्रिपर लगा रहता है और इसमें दूरी बना हुआ रहता है। जैसे 50 सेंटीमीटर पर अगर फसल लगाना है तो 50 सेंटीमीटर वाला ड्रिपर का प्रयोग करेंगे, अगर 40 सेंटीमीटर पर फसल लगाना है तो 40 सेंटीमीटर वाला ड्रिपर लगाएंगे, और बाकी जो पौध से पौध का दूरी जो 1 मीटर का है वो जो है यूँ ही जो है इस संयंत्र में निश्चित रहता है। और इसमें जो है फर्टिलाइज़र यूनिट होता है जिसके सहारे जो है पानी में घुलनशील खाद जो है पौधा के पास पहुंचता है। तो किसान भाई बहन, आज के कार्यक्रम में आपने देखा मक्के में रोग एवं कीट प्रबंधन और कम पानी में सिंचाई कर अधिक उत्पादन कैसे करें। आशा करते हैं आपको दोनों जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई नई जानकारियाँ हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी हो तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको एक और जानकारी दे दें। अगर आप किसी कारणवश हमारा कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो आप इसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन।
कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन